नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का 5वां पार्ट। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का पार्ट 5। सुनील ने देखा कमरे के दरवाजे और खिड़की पर मोटे पर्दे पड़े थे और उनकी वजह से शायद कॉटेज की रोशनी बाहर से नहीं दिखाई दे सकती थी। फिर उसने दोनों आदमियों पर निगाह डाली। रिवॉल्वर वाले को फौरन पहचान गया। वो धर्मपुरे का मशहूर दादा छंगा था। उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों में 6-6 उंगलियां थी, इसलिए वो छंगे के नाम से ही प्रसिद्ध था। 2 बार कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन दोनों बार संदेह लाभ पाकर छूट गया था। बड़ा खतरनाक बदमाश था, हर प्रकार का अपराध कर चुका था, लेकिन आज तक जेल की हवा खाने की नौबत नहीं आई थी। तुम तो छंगे हो, सुनील बोला। ये कौन है? अच्छा, छंगे के नेत्र सिकुड़ गए। पहचानते हो मुझे? खूब पहचानता हूँ, खूब जानता हूँ। जब तुम राय बहादुर विश्वनाथ की पत्नी के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे, मैंने तुम्हारी तस्वीर भी खींची थी। ओह, उस वक्त ये किसने सोचा होगा कि तुम्हारा भी कत्ल मुझे ही करना होगा। तुम मुझे यहाँ मेरा कत्ल करने के लिए लाए हो, और क्या तुम्हारी तस्वीर खींचने के लिए लाए हैं? किसके कहने पर कत्ल कर रहे हो मेरा? जंग बहादुर के कहने पर या केदारनाथ के कहने पर? छंगे ने उत्तर नहीं दिया। वो अपने साथी की ओर मुड़ा। जयदी, मोटरबोट कितने बजे आएगी? 12:30 बजे, ड्राइवर ने उत्तर दिया। छंगे ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और बोला, अभी आधा घंटा है, तुम इसकी तलाशी लो। जयदी आगे बढ़ा। छंगे ने उसे रिवॉल्वर से कवर कर लिया। जयदी ने बड़ी मुस्तैदी से उसकी तलाशी ली। उसका हाथ सुनील की आस्तीन पर भी फिरा, लेकिन उंगलियां स्लीव गन को ना छू पाई। खाली है, जयदी बोला। ठीक, छंगा संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ बोला। इत्मीनान से बैठ जाओ बाबूजी, अभी तुम्हारी जिंदगी का आधा घंटा बाकी है। सुनील एक बाहों वाली कुर्सी पर बैठ गया। छंगा और जयदी उसके सामने पड़े एक तख्तपोश पर बैठ गए। दोनों ने एक एक सिगरेट सुलगा लिया। एक सिगरेट मैं भी पी लूं? सुनील ने पूछा। शौक से, छंगा बोला। ये लो। छंगे ने अपना सिगरेट का पैकेट उठाया। ना, सिगरेट है मेरे पास, सुनील बोला। छंगे ने पैकेट वापस अपनी बगल में रख लिया। सुनील ने अपना लक्की स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। उसने कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। एक कोने में एक बड़ा सा टब, एक सीमेंट की बोरी और एक पानी का ड्रम पड़ा था। ये सब सामान तुम्हारी सेवा के लिए है, छंगा उसकी दृष्टि का अनुसरण करता हुआ बोला। लाश गायब करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि विलायत में ऐसा ही होता है। क्या करोगे तुम? सुनील ने पूछा। आपको बेहोश करके इस लोहे के टब में खड़ा कर देंगे, फिर सीमेंट घोलकर टब में डाल देंगे। जब सीमेंट जम जाएगा तो आपको टब समेत उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। पानी में दम घुटने की वजह से आपके प्राण निकल जाएंगे और सीमेंट के वजन की वजह से लाश समुद्र की तलहटी में पहुंच जाएगी। कैसी रही? न पोस्टमार्टम की मुसीबत, न क्रियाक्रम का खर्चा। सुनील चुप रहा। वो चिंतित भाव से सिगरेट के कश लगाता रहा। वो अपनी स्लीव गन से छंगे को बड़े इत्मीनान से निशाना बना सकता था, लेकिन स्लीव गन के तीर से आदमी फौरन तो मर नहीं जाता था। कमरा बहुत छोटा था और उसमें कोई ओट लेने लायक जगह नहीं थी। उसे भय था कि खुद मरने से पहले छंगा कहीं उसे भी गोली का निशाना ना बना जाए, और फिर पता नहीं जयदी के पास भी रिवॉल्वर थी या नहीं। उसने फिलहाल इंतजार करने का ही फैसला किया। 12:30 बजे तो छंगा जयदी से बोला, जाओ देख कर आओ। सुनील ने नया सिगरेट सुलगा लिया। 5 मिनट में जयदी वापस लौटा। मोटरबोट आ गई है, जयदी बोला। ठीक है, छंगा बोला। सामान मोटरबोट में पहुंचाओ। जयदी ने सबसे पहले सीमेंट की बोरी उठाई। छंगा उठकर खड़ा हो गया। उसने सिगरेट फेंक दिया और रिवॉल्वर मजबूती से थाम ली। सुनील सोचने लगा, पता नहीं मोटरबोट में कितने आदमी थे, एक था या कई थे। स्लीव गन के एक तीर के दम पर कई लोगों से निपटना संभव नहीं था। यही मौका था। जयदी सीमेंट की बोरी अपनी पीठ पर लादे आगे बढ़ा। सुनील ने अपनी कोहनी का दबाव कुर्सी के हत्थे पर डाला। स्लीव गन में से तीर निकला और सीधा छंगे के गले में घुस गया। छंगा जोर से चिल्लाया। दरवाजे के पास पहुंचा जयदी घबराकर ठिठक गया। हरामजादे, छंगे के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला। धोखेबाज, उसने फायर किया। सुनील कुर्सी सहित फर्श पर उलट गया। वो बाल बाल बचा। उसके दूसरा फायर कर पाने से पहले ही सुनील ने अपने स्थान से छलांग लगाई
और जैदी को फिरकनी की तरह घुमाकर अपने सामने कर दिया। गोली ने जैदी का भेजा उड़ा दिया। उसकी पकड़ से सीमेंट की बोरी निकल गई और वो खुद भी सीमेंट की बोरी की तरह धम से फर्श पर गिरा। सुनील ने आतंकित भाव से छंगे की ओर देखा। अब दोनों आमने सामने थे, कोई ओट नहीं था। रिवॉल्वर की नाल सुनील की ओर तनी हुई थी। इतने थोड़े फासले से निशाना चूकने का सवाल ही नहीं था। छंगे की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसके होंठ भीजे हुए थे और उंगलियां रिवॉल्वर पर कसी हुई थी। लेकिन तभी नाल नीचे झुक गई। छंगे की आंखें बुझने लगी। रिवॉल्वर उसकी उंगलियों से निकलकर नीचे फर्श पर जा गिरी। फिर उसके घुटने मुड़े और वो भी ढेर हो गया। सुनील ने चैन की सांस ली। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया। नर्वस भाव से सिगरेट के कश लगाता हुआ वो स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करने लगा। अंत में उसने सिगरेट फेंक दिया। उसने जैदी पर निगाह डाली। उसके माथे से खून अभी भी भलभलाकर निकल रहा था। उसने छंगे की ओर देखा। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था और होंठों की कोरों पर झाग दिखाई दे रही थी। जहर अपना असर दिखा चुका था। वो भी मर चुका था। सुनील कॉटेज के पिछले कमरे में पहुंचा। वहां उसे टेलीफोन दिखाई दिया। उसने रिसीवर उठाया और पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया। संपर्क स्थापित होते ही सुनील ने जल्दी जल्दी कहना आरंभ कर दिया। मेरा नाम सुनील कुमार चक्रवर्ती है। मैं ब्लास्ट का विशेष प्रतिनिधि हूँ। अभी 2 व्यक्तियों ने मेरी हत्या करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वे लोग खुद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। उनमें से एक मशहूर बदमाश छंगा है और दूसरा उसका जैदी नाम का कोई साथी है। वे लोग मुझे मारकर मेरी लाश समुद्र में फेंकना चाहते थे। एक मोटरबोट समुद्र के किनारे पर पहुंची हुई है। उसमें कितने आदमी हैं मुझे नहीं मालूम। हो सकता है उन्होंने अभी गोली चलने की आवाज़ सुनी हो और वे यहाँ पहुँच जाए। कहने का मतलब ये है कि मेरी जान को अभी भी खतरा है, इसलिए मैं यहाँ से भागकर कहीं और छुपने जा रहा हूँ। जब पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी तो मैं प्रकट हो जाऊँगा। लेकिन तुम हो कहाँ? बीच रोड पर स्थित एक कॉटेज में। कॉटेज का नंबर मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके सामने एक काले रंग की एम्बेसडर कार खड़ी है। बीच रोड छोटी सी सड़क है। आपको कॉटेज तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और भगवान के लिए फौरन पहुंचिए। सुनील ने रिसीवर रख दिया। कॉटेज के पिछवाड़े से वो बाहर निकल आया। पिछवाड़े से ही होता होता वो बीच रोड के साथ टी के आकार में मिलती सड़क पर पहुंचा। वहां से फौरन ही उसे एक टैक्सी मिल गई। हरनवी रोड, वो ड्राइवर से बोला और सीट की पीठ पर सिर टिकाकर बैठ गया। सुनील रीजेंट बार पहुंचा। हालांकि 1 बजने को था, लेकिन बार में अभी भी भीड़ थी। वातावरण में धुआं फैला हुआ था और शोर मचा हुआ था। सुनील को जंग बहादुर कहीं दिखाई नहीं दिया। बार काउंटर के पीछे केदारनाथ खुद मौजूद था। मेजों के बीच में से गुजरता हुआ सुनील काउंटर की ओर बढ़ा। उसने देखा सरदारी लाल हमेशा की तरह कोने की मेज पर अपने बियर के मग के साथ मौजूद था। लगता था वो सर्दियों गर्मियों में बियर ही पीता था। सुनील एकदम बार काउंटर पर पहुंच गया तो केदारनाथ ने उसकी ओर देखा। सुनील को उसके चेहरे पर वो आश्चर्य के भाव नहीं दिखाई दिए जिनकी उस पर निगाह पड़ते ही प्रकट होने की वो अपेक्षा कर रहा था। एक क्षण के लिए तो सुनील खुद ही सक पका गया। वो तो सोच रहा था कि केदारनाथ उसको देखकर यूं चौंकेगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। फिर केदारनाथ के चेहरे पर क्रोध के भाव उभरे। वो खा जाने वाली निगाहों से सुनील को देखने लगा। तो तुम बाज नहीं आए? वो कहर भरे स्वर में बोला। किस बात से? सुनील हैरानी से बोला। वो तो उल्टा उस पर बरसने लगा था। मैंने तुम्हें कहा था अखबार में कुछ मत छापना। वो पूर्वत क्रोधित स्वर से बोला। तुम तो ग्राहक के 2000 रुपये निकाले जाने की बात छापने से भी बाज नहीं आए। मैं तुम्हारे दफ्तर में चलकर तुम्हें 2000 रुपये लौटाने आया। उसका ये फल दिया तुमने मुझे। मैंने शराफत दिखाई और ये बातें छोड़ो केदारनाथ, सुनील बोला। वो तो कोई और ही राग अलाप रहा था। मैं तुमसे किसी और विषय पर बात करना चाहता हूँ। यहाँ शोर बहुत है, कहीं और चलो। सुनील ने वो बात इतनी गंभीरता से कही थी कि केदारनाथ प्रभावित हुए बिना ना रह सका। उसने एक बार विरोध करने के इरादे से अपना मुंह खोला और फिर इरादा बदल दिया। वो बोला, आओ। केदारनाथ घूमा और उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गया जिस पर मैनेजर की तख्ती लगी हुई थी। सुनील भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में पहुंच गया। दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद बार का शोर भीतर आना बंद हो गया। क्या कहना चाहते हो? वो रूखे स्वर में बोला। केदारनाथ, सुनील एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला। तुम तो मुझे ट्रक के नीचे कुचलवा देने का इरादा रखते थे। फिर ये किराए के आदमियों से मेरा कत्ल करवा कर मेरी लाश समुद्र में फिकवा देने का इरादा कैसे बना लिया? क्या बक रहे हो? मैं ये बक रहा हूँ कि जिन 2 बदमाशों को तुमने मेरा कत्ल करने के लिए मेरे पीछे लगाया था वे दोनों परलोक सिधार चुके हैं। केदारनाथ ने घूरकर उसकी ओर देखा। तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ से बाहर है। फिर वो अपेक्षाकृत नरम स्वर में बोला। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो ताकि मेरे कुछ पल्ले पड़े। साफ जाहिर हो रहा था कि वो जानबूझकर नादान बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। जब से सुनील बार में पहुंचा था केदारनाथ के किसी भी एक्शन से ऐसा संकेत नहीं मिला था कि सुनील की हत्या के प्रयत्न के लिए वो जिम्मेदार था।
सुनील का यह विश्वास हिलने लगा कि उसकी हत्या के प्रयत्न के पीछे केदारनाथ का हाथ था। तो साफ साफ सुनो, सुनील बोला, क्या तुमने धर्मपुरे के छंगा नाम के मशहूर दादा को और जैदी नाम के उसके साथी को मेरी हत्या के लिए मेरे पीछे नहीं लगाया था? केदारनाथ के चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव उभरे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? क्या तुमने मुझे ट्रक के नीचे कुचलवा देने की धमकी नहीं दी थी? दी थी, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए। वास्तव में तो मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं था। ये ठीक है, मुझे तुमसे खुंदक है, लेकिन वो खुंदक इतनी तगड़ी नहीं कि मैं तुम्हारा कत्ल करवाने की सोचने लगूं। क्या खुंदक है तुम्हें मुझसे? जैसे तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी वजह से पुलिस मुझ पर चढ़ दौड़ी है। पुलिस मुझ पर कॉल गर्ल सर्विस चलाने का इल्ज़ाम लगाने लगी। पुलिस मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि मैंने निम्मी का कत्ल किया था क्योंकि वो मेरी कॉल गर्ल थी और उसने एक ग्राहक के 2000 रुपये चुरा लिए थे। पुलिस का मुझ पर चढ़ दौड़ना तुम्हारे अखबार में छपी खबर की वजह से ही सूझा। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि मेरी कितनी ऊपर तक पहुंच है। मैं तुम्हारी नौकरी छुड़वा सकता हूँ, तुम्हारा अखबार बंद करवा सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी ऊपर तक की पहुँच को, सुनील नफरत भरे स्वर में बोला। स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री में इतना दमखम नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। शास्त्री का नाम सुनकर केदारनाथ चौंका। वो हैरानी से सुनील का मुंह देखने लगा। तुम्हारी कॉल गर्ल सर्विस की सुरक्षा के लिए वो कुछ कर सकता हो, ये मैं मान सकता हूँ, सुनील बोला, लेकिन वो एक कत्ल के मामले को दबा सकता हो, ये मैं नहीं मानता। लेकिन मेरा किसी कत्ल से रिश्ता नहीं, केदारनाथ तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला। तुम्हारा निम्मी के कत्ल से रिश्ता नहीं? नहीं। कुछ दिन पहले तुमने अपनी सभी छोकरियों को ये चेतावनी नहीं दी थी कि जिस किसी लड़की ने भी किसी ग्राहक का पैसा लूटने की कोशिश की तुम मार मार कर उसका भुरकस निकाल दोगे? तुम्हें किसने बताया? बस बता दिया किसी ने। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बात मैं अदालत में भी सिद्ध कर सकता हूँ। फिर तुम बहुत ऊपर तक वाली पहुँच को आजमाते रहना। केदारनाथ चुप रहा। और तुम छंगे और जैदी को नहीं जानते? जानता हूँ। शुक्र है, इतना तो कबूल किया तुमने। इसमें ना कबूल करने वाली कौन सी बात है? मैं नगर के और कितने ही ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि तुम खुद भी उन्हीं के दर्जे के आदमी हो। यही समझ लो। क्या तुमने मेरा कत्ल करने के लिए छंगे और जैदी को मेरे पीछे नहीं लगाया? नहीं, वो कठिन स्वर में बोला। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी? तुम्हें यह ज़रूरत पड़ी थी कि तुमने कल शाम तक निम्मी के हत्यारे को ढूंढकर दिखाना था, नहीं तो मैं पुलिस के पास पहुंच जाता। मैंने निम्मी के हत्यारे को ढूंढकर दिखाना था? वो हैरानी से बोला। क्यों भला? क्या जंग बहादुर ने तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं की? सुनील उलझनपूर्ण स्वर में बोला। आज 9 बजे के करीब मेरा उससे जो वार्तालाप हुआ था उसका उसने तुमसे जिक्र नहीं किया? नहीं तो उसने तो मुझे ये तक नहीं बताया कि तुम यहाँ आए थे। क्या चक्कर है? सुनील को वो सच बोलता लगा। जंग बहादुर कहाँ है? उसने पूछा। पान खाने गया है, केदारनाथ बोला। अभी आ जाएगा। ज़रा देखो, शायद आ गया हो। अगर आ गया हो तो बुलाओ उसे। अच्छा। केदारनाथ आगे बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। फिर वो उच्च स्वर में बोला, जंगी, ज़रा यहाँ आना। वो दरवाजे से हट गया। जंग बहादुर पान चबाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सुनील पर निगाह पड़ते ही वो थमक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें फट पड़ी। उसका चलता हुआ जबड़ा खुला का खुला रह गया और पान की पीक की एक बारीक सी धार होठों की कोरों से निकलकर थोड़ी पर बह निकली। फिर धीरे धीरे जैसे उसके चेहरे से सारा खून निचुड़ गया। हैरान हो गए ना? सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। उसने एक बार केदारनाथ की ओर देखा और हक्का बक्का सा वापस सुनील की ओर देखने लगा। सुनील की मौजूदगी की जंग बहादुर पर हुई प्रतिक्रिया केदारनाथ से छुपी न रही। दरवाज़ा बंद करो, केदारनाथ ने आदेश दिया। जंग बहादुर ने कांपते हाथों से दरवाज़ा बंद कर दिया। केदारनाथ आगे बढ़ा। जंग बहादुर अपने आप में सिकुड़ कर रह गया। वो केदारनाथ से दुगना नहीं, 1.5 गुना तो ज़रूर था, लेकिन फिर भी वो केदारनाथ से एक चूहे की तरह भयभीत लग रहा था। केदारनाथ ने उसके समीप आकर दोनों हाथों से उसका गिरहबान थाम लिया। उसने एक बार जोर से उसके शरीर को झंझोड़ा और भड़ाक से उसे बंद दरवाजे के साथ दे मारा। हरामजादे, उल्लू के पट्टे, केदारनाथ गुर्राया। जल्दी बोल, क्यों तुमने सुनील का कत्ल करवाने की कोशिश की? मैंने कुछ नहीं किया, वो आर्तनाद करता हुआ बोला। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ इसे फ़ोन किया था। मुझे नहीं मालूम था इसका कत्ल होने वाला था। तुमने फ़ोन क्यों किया था? मुझे कहा गया था कि। एकाएक वो चुप हो गया। उसने कातर निगाहों से केदारनाथ की ओर देखा। बको बको। जंग बहादुर चुप रहा। शुरू से शुरू करो कहानी, केदारनाथ बोला। आज 9 बजे के करीब सुनील बार में आया था। जंग बहादुर ने जोरों से स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। जरा थोबड़े से भी काम लो, केदारनाथ ने उसे फिर झिंझोड़ा। आया था, जंग बहादुर रुंधे कंठ से बोला। तुम्हारी इससे कोई बात हुई थी? हुई थी। क्या बात हुई थी? ये बोल नहीं पा रहा है, सुनील बोला।
इसका गिरेबान छोड़ दो। केदारनाथ ने गिरेबान छोड़ दिया और अपना प्रश्न दोहराया। क्या बात हुई थी? जंग बहादुर ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। इसने एक गवाह खोज निकाला है जिसने मुझे विक्रमपुरे में निम्मी के फ्लैट के पास देखा था, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि वास्तव में क्या हुआ था। मैंने इसे विश्वास दिला दिया था कि जब मैं निम्मी के फ्लैट पर पहुंचा तो मैंने उसे पहले ही मर चुकी पाया था, लेकिन वो फिर भी इस बारे में पुलिस को सूचना देना चाहता था। मैंने इसे 24 घंटे का वक्त देने के लिए तैयार कर लिया था। मैंने इसे कहा था कि उतने समय में हम असली कातिल को तलाश कर लेंगे और वही हमारी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत होगा। मैंने कहा था कि हमारी पहुंच क्योंकि भीतरी दायरे तक थी, इसलिए हम पुलिस से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नतीजा हासिल कर सकते थे। केदारनाथ ने सुनील की ओर देखा। यही बात हुई थी। सुनील ने अनुमोदन किया। लेकिन आगे ये बात मुझसे करने के स्थान पर तुम खुद अपनी मनमानी करने पर तुल गए। केदारनाथ फिर जंग बहादुर से संबोधित हुआ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, जंग बहादुर बुदबुदाया। बड़ा ख्याल किया तुमने मेरा, केदारनाथ बर्फ से सर स्वर में बोला। जंग बहादुर ने थूक निकली। पीक की लकीर अभी भी उसकी थोड़ी पर खींची हुई थी। जंगी, केदारनाथ एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने सुनील को फ़ोन क्यों किया था तो तुम कहने लगे थे कि तुम्हें कहा गया था, लेकिन तुम संभल गए थे और बीच में ही बात गोल कर गए थे। किसने कहा था तुमसे ऐसा करने के लिए? मैं तो समझता था कि तुम अपने आदेश हमेशा मुझसे प्राप्त करते हो। सुनील को फ़ोन करने का आदेश किसने दिया था? किसी ने भी नहीं, जंग बहादुर बोला। मुझे किसी ने राय दी थी कि मैं सुनील को फ़ोन करके उसे फ्लैट से बाहर बुलवाऊं। किसने? मेरे एक दोस्त ने। दरअसल ये बात जाहिर हो जाने से कि मैं निम्मी के फ्लैट पर गया था, मुझे बड़ी फिक्र लगी हुई थी। मैंने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात की थी। उसने मुझे कहा था कि सुनील को फ़ोन करूं और मुलाकात के लिए इसे कहीं बुला लूं, फिर मेरा दोस्त उसे संभाल लेगा। कैसे संभाल लेगा? कत्ल करके? कत्ल का कोई जिक्र नहीं आया था। उसने कहा था कि सुनील को डरा धमका कर इस बात के लिए तैयार कर लेगा कि वो मेरे निम्मी के फ्लैट के पास देखे जाने की बात को भूल जाए। और वो तुम्हारा दोस्त है कौन? तुम उसे जानते नहीं हो। जंग बहादुर, सुनील बोला। झूठ बोलना बंद करो। ये अपने दोस्त की कहानी तुमने हाथ के हाथ गढ़ी है। तुमने अपने किसी दोस्त से नहीं, 2 किराए के कातिलों से बात की थी और तुम्हारी जानकारी के लिए वे दोनों इस दुनिया से किनारा कर चुके हैं। जंग बहादुर चुप रहा। वो बुरी तरह उलझ गया मालूम होता था। लगता था इस जंजाल से छूटने का उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। केदारनाथ, सुनील केदारनाथ की ओर घूमा। पुलिस को अपने दिए बयान में तुम दोनों ने इस बात पर बल दिया था कि तुम दोनों में से कोई भी बार से बाहर नहीं गया था। जंग बहादुर ने यह बयान देकर कि तुम कल हर क्षण बार में ही मौजूद रहे थे, एक तरह से यह सिद्ध कर दिया था कि यह भी हर क्षण यही मौजूद रहा था। लेकिन वास्तव में ये 1 और 2 के बीच में बार में नहीं था। तुमने इसे निम्मी के फ्लैट पर भेजा था। जब इसने वापस आकर तुम्हें यह बताया कि निम्मी अपने फ्लैट में मरी पड़ी थी तो तुमने बड़े सहजता से उसकी बात पर विश्वास कर लिया था, क्योंकि तुम्हारी निगाह में इसके पास निम्मी की हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन हकीकत यह है कि जंग बहादुर के पास निम्मी का कत्ल करने का तुमसे भी बढ़िया उद्देश्य था। क्या? केदारनाथ ने पूछा। ये उसका मुंह बंद करना चाहता था। इसे भय था कि निम्मी दबाव पड़ने पर तुम्हें बता देगी कि जंग बहादुर ही वो आदमी है जो कॉल गर्ल्स को अपने ग्राहकों का माल चोरी करने के लिए प्रेरित कर रहा था। ये उस चोरी के माल में हिस्सा लेता है और बदले में गारंटी करता है कि बात खुल जाने पर वो लड़कियों को तुम्हारा कोप भाजन बनने से बचाएगा। केदारनाथ की निगाहें सिर से पांव तक जंग बहादुर पर फिर गई। ये झूठ है, जंग बहादुर तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला। सच कह रहे हो? केदारनाथ ने सुनील से पूछा। एकदम सच कह रहा हूँ, सुनील बोला। मैं तुम्हें अभी उस लड़की के पास ले चल सकता हूँ जो इस बात की पुष्टि करेगी। जरूरत नहीं, केदारनाथ बोला। वो मुट्ठियाँ पीछे जंग बहादुर की ओर बढ़ा। जंग बहादुर भयभीत भाव से पीछे हटा, लेकिन पीछे दरवाज़ा था, वो और पीछे नहीं हट सकता था। ठहरो ठहरो, वो चिल्लाया। मेरी बात सुनो केदारनाथ, क्या मैं अपनी मर्जी से ऐसी कोई हरकत कर सकता हूँ? केदारनाथ उसके एकदम सामने आकर रुका। तुम क्या कहना चाहते हो? वो सांप की तरफ फुफकारा। मैंने जो कुछ किया है शास्त्री जी के कहने पर किया है। किसके कहने पर? स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री के कहने पर। क्या बक रहे हो? केदारनाथ अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। मैं सच कह रहा हूँ, ईश्वर की कसम से मैं सच कह रहा हूँ। जंग बहादुर जितनी जल्दी बोल सकता था बोलने लगा। तुम ही सोचो, क्या मैं खुद तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी करने की हिम्मत कर सकता था? लेकिन जब मुझे सीधे शास्त्री जी से ही ऐसा करने का आदेश मिला हो और साथ ही मुझे ये भी चेतावनी मिली हो कि मैं इस बारे में तुमसे कोई बात ना करूं, तो मैं क्या कर सकता था? मैं शास्त्री जी का हुक्म टालने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अगर शास्त्री जी तुम्हें आदेश देते कि तुम मुझे बाहर से निकाल दो, तो क्या तुम उनका आदेश मानने से इनकार कर देते? केदारनाथ के चेहरे पर अविश्वास के भाव अभी भी मौजूद थे।
आज सुनील से बात होने के बाद मैंने शास्त्री जी को ही फ़ोन किया था। जंग बहादुर जल्दी जल्दी कह रहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि सुनील को वे संभाल लेंगे, लेकिन मैं इस बारे में तुमसे कोई बात न करूं। फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे बाद दोबारा फ़ोन करने के लिए कहा था। आदेशानुसार मैंने दोबारा फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सुनील को उसके फ्लैट पर फ़ोन करूं और तब तक फ़ोन करता रहूं जब तक कि संपर्क स्थापित ना हो जाए। संपर्क स्थापित हो जाने पर मैंने इसे हरनबी रोड के टैक्सी स्टैंड के पास बुलाया था। बस मेरा इतना ही काम था। ना मैंने शास्त्री जी से पूछा कि वे क्या करवाने वाले थे और ना ही उन्होंने मुझे बताया। लेकिन ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे सुनील का कत्ल करवाने का इरादा रखते थे। इस बार सुनील को जंग बहादुर सच बोलता लगा। हाँ, उसकी ये बात गलत हो सकती थी कि उसे ये ना सूझा हो कि सुनील के कत्ल का सामान किया जा रहा था। अगर ऐसा ना होता तो सुनील को बाद में वापस आया देखकर वो बुरी तरह चौंकता नहीं। चाहे उसे ये ना मालूम हो कि शास्त्री क्या करने वाला था, लेकिन वो इतना ज़रूर जानता था जो कुछ भी वो करने वाला था उसका नतीजा कत्ल था। लेकिन स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री जंग बहादुर को गिरफ्तारी से बचाए रखने की इतनी भारी कोशिशें क्यों कर रहा था? इसका एक ही संभव जवाब था। वो नहीं चाहता था कि ये बात खुले कि जंग बहादुर उसके आदेश पर काम कर रहा था। जंग बहादुर अगर गिरफ्तार हो जाता तो पुलिस का दबाव पड़ने पर स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री का नाम जरूर लेता, जो कि शास्त्री हरगिज पसंद न करता। एकाएक सुनील को सारी कहानी समझ आ गई। चाहे निम्मी की हत्या वाली बात स्पष्ट नहीं हुई थी, लेकिन उस रात की सारी घटनाओं का तारतम्य उसके समझ में आ गया। वो हंसने लगा। हंस क्यों रहे हो? केदारनाथ मुंह बिगाड़ कर बोला। केदारनाथ, सुनील बोला, क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते कि जंग बहादुर के माध्यम से जो कुछ भी करवाया जा रहा है तुम्हारा पत्ता काटने के लिए करवाया जा रहा है? मैं नहीं समझ सकता। केदारनाथ के नेत्र सिकुड़ गए। तुम समझा दो। पहले ये बताओ कि ये कॉल गर्ल सर्विस शास्त्री की सरपरस्ती में चल रही है या नहीं? मान लो ऐसा ही है, फिर प्रत्यक्ष इस धंधे के कर्ता धर्ता तुम हो। तुम इस धंधे में बड़े गहरे धंसे हुए हो। लड़कियां तुम्हें जानती है। इस धंधे पर सीधा कंट्रोल तुम्हारा है। ऐसी स्थिति में तुम्हें खामखा निकाल बाहर करना तो संभव नहीं। शास्त्री को भय होगा कि कहीं तुम उसका धंधा चौपट करके अपना सामान तक ज़्यादा दमदार धंधा ना चालू कर लो। लेकिन अगर ये जाहिर किया जाए कि हालात ऐसे बन गए हैं कि अब तुम्हारा धंधे से किनारा कर लेना ही मुनासिब है, तो तुम बात की गंभीरता को समझकर बखुशी उसका कहना मान लोगे और कोई शरारत शास्त्री की पसंद के खिलाफ हरकत करने की कोशिश नहीं करोगे। क्यों? कहते रहो। उसने जंग बहादुर के माध्यम से ऐसा इंतजाम करवाया कि लड़कियां ग्राहकों का माल चुराने लगे। उसने तुमसे शिकायत की होगी कि ऐसा हो रहा है, जो कि इस धंधे के लिए ठीक नहीं और इसकी रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन रोकथाम हुई नहीं। इससे ऐसा लगा कि तुम जानबूझकर उसके आदेश को नज़रअंदाज कर रहे हो, क्योंकि इस धंधे पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। इस प्रकार उसने तुम्हें ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जिससे ऐसा लगे कि तुम उसकी खिलाफत करने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये कैसे जानते हो? मैं कहाँ जानता हूँ, मैं तो सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ। लेकिन अंदाजे की भी कोई बुनियाद तो होगी। है, बताता हूँ। कल मैं शास्त्री से मिला था। बातचीत के दौरान उसी ने मुझे तरकीब बताई थी कि मैं कैसे नगर में चल रही कॉल गर्ल सर्विस का भंडाफोड़ कर सकता हूँ। उसी ने मुझे सलाह दी थी कि मैं नगर के किसी बड़े होटल में जाकर ठहर जाऊँ, वहाँ के किसी वेटर की मदद से अपने कमरे में कॉल गर्ल बुलवाऊँ और जब वो आ जाए तो उसे वेश्यावृत्ति के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा दूँ। गिरफ्तार लड़कियों से पुलिस बड़ी आसानी से ये मालूम कर लेती कि कॉल गर्ल सर्विस के संचालक तुम हो। लड़कियों को इस धंधे में शास्त्री के दखल की खबर तो होगी नहीं है। बहरहाल फिर पुलिस तुम पर चढ़ दौड़ती। तुम मदद के लिए शास्त्री के पास जाते। शास्त्री या तो तुम्हारी मदद में असमर्थता प्रकट कर देता, आजकल तो ऐसा कहना और भी आसान है। वो कह देता, भाई इमरजेंसी लगी हुई है, हर महकमे में बड़ी सख्ती हो रही है, किसी को कुछ कहना कहलवाना उल्टे मुसीबत मोल लेने का काम है। या अगर तुम्हारी वो मदद करता तो साथ ही तुम्हें ये जता देता कि अब तुम कॉल गर्ल सर्विस चलाने के काबिल नहीं रहे, अब इस धंधे को कंट्रोल करना तुम्हारे बस का काम नहीं रहा। उल्टा तुमसे सारा धंधा ही चौपट हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। तुम्हारे धंधे पर मुनासिब कंट्रोल ना होने की वजह से ही ग्राहकों में भी असंतोष फैला, लड़कियां गिरफ्तार हुई और पुलिस भी पीछे पड़ गई। नतीजा यही होता कि तुम्हें जिच करके तुम्हारा पत्ता काट दिया जाता। तुम खुद महसूस करते कि अब तुम्हारा इस धंधे से अलग हो जाना ही ठीक है। फिर कुछ दिन कॉल गर्ल सर्विस बंद रहती। फिर अमन शांति हो जाने के बाद किसी ऐसे नए आदमी के संचालन में सर्विस फिर शुरू हो जाती जो कि शास्त्री का तुमसे कहीं ज़्यादा विश्वास पात्र होता। है कोई ऐसा आदमी तुम्हारी निगाह में? नहीं। केदारनाथ, जंग बहादुर धीरे से बोला। इस संदर्भ में मैंने कनकटे रमेश का नाम सुना है। चुप रहे आरामजादे, केदारनाथ गर्जा। जंग बहादुर सहम कर चुप हो गया। और कुछ? केदारनाथ सुनील से संबोधित हुआ। शास्त्री ने यह भी कहा था, सुनील ने जले पर नमक छिड़का, कि तुमने अभी उसकी मेहरबानियां ही देखी है, गुस्सा नहीं देखा।
उसने भी अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा है, केदारनाथ बर्फ से ठंडे स्वर में बोला। केदारनाथ का पत्ता काटना इतना आसान नहीं है। सुनील चुप रहा। कई क्षण कोई कुछ न बोला। केदारनाथ, अंत में सुनील बोला, अब तुम ये तो स्वीकार करते हो कि तुमने जंग बहादुर को निम्मी के फ्लैट पर भेजा था। अब इसे इनकार कैसे किया जा सकता है? केदारनाथ बोला, जब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास एक ऐसा गवाह है जिसने इसे निम्मी के फ्लैट के आसपास देखा था, तो इस बात से इनकार कैसे किया जा सकता है कि मैंने इसे 1 बजे निम्मी के फ्लैट पर भेजा था। ये 2 बजे वापस यहाँ पहुँच गया था। जंग बहादुर, सुनील उसकी ओर घुमा। आज शाम जब मेरी तुमसे पहली बार बात हुई थी तो तुमने बताया था कि तुम 1:45 बजे निम्मी के फ्लैट पर पहुंचे थे। उसकी लाश देखकर तुम उल्टे पांव वहां से भाग खड़े हुए थे और 2 बजे वापस बार में पहुंच गए थे, ठीक? जंग बहादुर के मुंह से बोल नहीं फूटा। उसने भयभीत भाव से केदारनाथ की ओर देखते हुए सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। जब तुम्हें निम्मी के फ्लैट से यहाँ लौटने में 15 मिनट लगे तो वहाँ पहुँचने में पौना घंटा क्यों लगा? केदारनाथ ने मुझे और भी काम बताए थे, आधा घंटा उन्हें करने में लग गया था। सुनील ने बड़ी गौर से केदारनाथ की ओर देखा। क्या देख रहे हो? वो तनिक बौखलाए स्वर में बोला। सोच रहा हो तुमने ऐसा इंतजाम क्यों किया कि यहाँ से निकलने के बाद 1:45 बजे से पहले जंग बहादुर निम्मी के फ्लैट पर ना पहुँच पाए। क्या कह रहे हो? किस इंतजाम की बात कर रहे हो? वो बाहर तो जा रहा था, मैंने इसे और भी काम बता दिए। क्या एक ही बार में किसी को कई काम करके आने को कह देना गुनाह है? नहीं, लेकिन तुमने जंग बहादुर को निम्मी से 2000 रुपये वसूल करने इसलिए तो नहीं भेजा था कि तुम ये साबित कर सको कि तुम खुद निम्मी के पीछे नहीं पड़े थे। अगर जंग बहादुर को निम्मी के फ्लैट का रुख करने से पहले आधे घंटे के और काम थे तो उस आधे घंटे में क्या तुम निम्मी के फ्लैट में जाकर उसका कत्ल करके और जंग बहादुर के वहाँ पहुँचने से पहले यहाँ वापस नहीं आ सकते थे? लेकिन मैं तो उस अरसे में बार से बाहर निकला ही नहीं। तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम 1 और 2 के बीच में बार से बाहर नहीं निकले? तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं निकला था? सुनील को सरदारी लाल से हुए अपने वार्तालाप की याद आई। उसने उससे सवाल किया था कि क्या उसने जंग बहादुर या केदारनाथ को बार से बाहर जाते देखा था। फिर बीच में बियर का जिक्र आ गया था। उसके बाद सरदारी लाल ने केवल जंग बहादुर के बार से बाहर जाने की बात की थी। अब सुनील को ये याद नहीं आ रहा था कि उसने सरदारी लाल से विशेष रूप से केदारनाथ के बारे में सवाल किया था या नहीं। शायद केदारनाथ भी बाहर गया हो, लेकिन सरदारी लाल ने इस बारे में इसलिए कुछ ना कहा हो क्योंकि सुनील ने उससे वो प्रश्न विशेष रूप से पूछा नहीं था। शायद पहले केदारनाथ ने जंग बहादुर को बाहर भेजा हो और उसके बाद वो खुद भी कहीं गया हो। सुनील ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बाहर हॉल खाली पड़ा था। एक वेटर खिड़कियां बंद कर रहा था। बार बंद हो गया था। सरदारी लाल भी अन्य ग्राहकों के साथ जा चुका था। अभी सिद्ध नहीं कर सकता, सुनील बोला, लेकिन शायद कभी कर सकूं। फिलहाल ये बताओ कि जंग बहादुर के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, केदारनाथ नफरत भरे स्वर में बोला। मेरी ओर से चाहे ये फरार हो जाए या इसे पुलिस पकड़कर ले जाए, और ऐसा रुख अख्तियार करके मैं इस पर मेहरबानी कर रहा हूँ। इसने मेरा कत्ल करवाने की कोशिश की थी, सुनील बोला। लेकिन जंग बहादुर ने कहना चाहा। तो गिरफ्तार करवा दो इसे, केदारनाथ बोला। लेकिन शट अप, जंग बहादुर सहम कर चुप हो गया। मैं यहाँ से फ़ोन कर सकता हूँ? सुनील ने पूछा। शौक से, केदारनाथ बोला, और उसने मेज़ पर रखे टेलीफोन की ओर संकेत कर दिया। सुनील फ़ोन की ओर बढ़ा। और तुम भागना चाहो तो भाग सकते हो, केदारनाथ जंग बहादुर से बोला। कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। जंग बहादुर अपने स्थान से हिला भी नहीं। सुनील ने रिसीवर उठाया, एक्सचेंज का बटन दबाया और फिर पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर डायल करना आरंभ कर दिया। चैप्टर 3। सुनील अपनी मोटरसाइकिल पर बीच रोड पहुंचा। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल अपने दल बल के साथ वहां मौजूद था। तुम कहाँ भाग गए थे? सुनील को देखते ही वो उस पर बरस पड़ा। भाग गया था? सुनील हैरानी से बोला। मैं क्या कोई फरार मुजरिम हूँ? ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। तुम्हें घटनास्थल पर नहीं तो उसके आसपास मौजूद रहना चाहिए था। पुलिस 10 मिनट से भी कम समय में यहाँ पहुँच गई थी और तुम टपके हो पौने घंटे में। तो तुम्हारी कौन सी गाड़ी अटक गई है मेरे बिना? तुम तो अभी भी अपना ही काम कर रहे हो। अभी तो यहाँ से लाशें तक नहीं उठवाई गई। ये बात तो तुम तब कहते जब तुम सिर्फ मेरे ही इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे बैठे होते। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें घटनास्थल पर मौजूद रहना चाहिए था। यहाँ से जाने से पहले मैंने मौजूद न रह पाने की वजह बयान कर दी थी। मुझे अपनी जान प्यारी है और फिर मैं यहाँ से जहाँ गया था वहाँ भी तुम्हारा कुछ भलाई करके आया हूँ। क्या मतलब? अभी कुछ क्षण पहले फ़ोन कॉल पर पुलिस ने रिजेंट बार में जंग बहादुर को गिरफ्तार किया है। जंग बहादुर को जानते हो ना? जानता हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए इस कॉटेज में मरे पड़े दोनों बदमाशों द्वारा जंग बहादुर ने ही मेरा कत्ल करवाने की कोशिश की थी। हालांकि कहता तो वो यही है कि उसे इस बारे में कोई खबर नहीं और मेरी हत्या के प्रयत्न के लिए कोई और जिम्मेदार है। कौन?
सुनकर गस खा जाओगे। स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री, वो सोशल वर्कर और भूतपूर्व संसद सदस्य। जाकर जंग बहादुर को क्रॉस क्वेश्चन करो, तुम्हें और भी कई सनसनीखेज बातें मालूम होंगी। जैसे विक्रमपुरे में निम्मी नाम की कॉल गर्ल की हत्या के संभावित समय पर वो उसके फ्लैट पर गया था और उसके कथानुसार उसने निम्मी को वहां मरा पाया था। प्रभुदयाल यूं हैरानी से सुनील का मुंह देखने लगा जैसे वो कोई अजूबा हो। तुम्हें ऐसी कोई जानकारी थी तो तुमने इसकी सूचना फौरन पुलिस को देनी चाहिए थी। अंत में प्रभुदयाल भुनभुनाता हुआ बोला, फौरन ही तो दे रहा हूँ, ये बातें मुझे अभी कुछ देर पहले ही तो मालूम हुई है। मैं सीधा रीजेंट बार से चला आ रहा हूँ। तुम हेडक्वार्टर फ़ोन करके यहाँ से सीधे रीजेंट बार चले गए थे? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं बार बंद होने से पहले केदारनाथ और जंग बहादुर से बात करना चाहता था। मैं ये जानना चाहता था कि मेरी हत्या के प्रयत्न के पीछे उन दोनों में से किसका हाथ था। तो क्या जाना तुमने? ये कि इस काम में कम से कम केदारनाथ का कोई हाथ नहीं था, लेकिन मैं इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता कि इस काम में स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री का हाथ होने वाली जंग बहादुर की बात कहाँ तक सही है। मैं मालूम कर लूँगा, प्रभुदयाल विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। जंग बहादुर कहाँ है इस समय? पुलिस हेडक्वार्टर। इंस्पेक्टर तनवीर उसे रीजेंट बार से पकड़कर ले गया है। तो दोस्तों, ये था पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का 5वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।